विंटर यानी अक्टूबर नवंबर 2024, इट्स अक्टूबर नवंबर 2024, फिजिक्स 9702 पेपर 2 वेरिएंट 2, ठीक है, 1.25 घंटे का पेपर है, 1 आवर 15 मिनट्स का। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, डाटा शीट को क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फटाफट भागना है उन्हें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको अच्छी करें, ठीक है। जाहिर है मैं समझा रहा हूँ, समझाते हुए अक्सर टॉपिक जो है वो उनमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा जब आप पेपर करें, इसके अगले वेरिएंट्स करें, खुद वेरिएंट करने के लिए बैठे तो आपका टाइम कम से कम लगना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्वांटिटी होती है? अ क्वांटिटी व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। सो अ क्वांटिटी, ठीक है, a quantity which has a magnitude and direction, ठीक है। या बेसिकली क्वांटिटी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आप आगे फिजिकल भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। A sphere falls vertically through a liquid that has a density of 830 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, क्लियर है, जो कि गिवन है। द स्फीयर हैज अ रेडियस r एंड अ कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन, ठीक है। द ड्रैग फोर्स d एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज गिवन बाय दिस। ये बेसिकली स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है, जिसमें ड्रैग को ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में ये विस्कस फोर्स होती है लिक्विड के अंदर। खैर अगर ये वाटर है तो चले कोई मसला नहीं, लेकिन ये 830 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये ऑयल की डेंसिटी को शो कर रहा होता है। मोस्टली जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो 800 की रेंज में ही ऑब्जर्व की जाती है। तो और ऑयल के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर से कम डेंस जितने भी लिक्विड हैं उनके अंदर विस्कस फोर्सेस बहुत कम है, ठीक है। या इवन वाटर के अंदर भी यही हाल है। यहाँ पर ड्रैग फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट है, वाटर या वाटर से कम में। और जैसे ही वाटर से ज्यादा आप विस्कस ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, जैसे हनी की तरफ जाते हैं, तो वहां पे ड्रैग फोर्सेस से ज्यादा विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट होती है। मैंने ड्यूरिंग पढ़ाते हुए आप लोग को बताया। सो राइट नाउ डी इज इक्वल टू 6 पाई r, और ईटा, ईटा कहते हैं विस्कोसिटी को, ये विस्कोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। इसके साथ जो v है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये उसने दिया हुआ, कह रहा है कि डिटरमाइन द एस आई बेस यूनिट। एस आई बेस यूनिट निकालें विस्कोसिटी का, यानी ईटा का जो ग्रीक सिंबल है। सो आप इस ईटा को एक तरफ कीजिए, ठीक है, और ये डी डी के ऊपर डी अपॉन 6 पाई, ठीक है, 6 पाई आर और वी को एक तरफ कर लीजिए। ऊपर ड्रैग है, ड्रैग जो है वो बेसिकली फोर्स का यूनिट है, जो कि न्यूटन लिखा जाता है। न्यूटन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2 बनता है, क्लियर है। नीचे अगर आप चलेंगे तो नीचे आपके पास पाई है, उसका कोई यूनिट नहीं है, 6 का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मीटर जो है वो रेडियस का यूनिट होगा, और वी जो है वो मीटर पर सेकंड -1 होगा, क्लियर। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए एक एक काम ये कर सकते हैं कि आप इस 1 मीटर से, यानी अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दें, ये सेकंड के 1 से ये सेकंड का 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से किलोग्राम बचेगा, नीचे से एक माइनस जो है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और सेकंड का एक ऑलरेडी -1 है वो आपके पास बचेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब सेकंड का एक -1 से ऊपर -1 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा ईटा का जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, बेसिकली किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स इसलिए, 3 मार्क्स इसके लिए कि ड्रैग फोर्स का आपने अलग लिखना है, डिनोमिनेटर में इन दोनों का आपने अलग से लिखना है। ड्रैग फोर्स का अलग लिखना है, डिनोमिनेटर में जो आर और वी इनका अलग लिखना है। इनको डिवाइड करके कैंसिलेशन करके दिखाएंगे तो 1 मार्क फाइनल इसका आंसर का मिलेगा। तो 3 मार्क्स ऐसे डिवाइडेड है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अगर आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर दिया तो 1 मार्क आपका करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मार्क है, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क आपका है, ठीक है, जिसको हम कंपनसेटरी मार्क कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। लेट्स मूव, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको आप उठा के यहाँ लिख दीजिए। लेट्स मूव। स्टेट एन इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेट, वेट को लिंक करना है आपने, ठीक है, वेट को लिंक करना है, और ड्रैग फोर्स को लिंक करना है, अब थ्रस्ट को लिंक करना है, इन तीनों को लिंक करना है। तो इधर आइए, ठीक है। अब उसने एक और बात बोली है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीजों को लिंक करना है। लेकिन उसने एक और बात बोली है कि स्फीयर फॉल्स वर्टिकली थ्रू अ लिक्विड दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 830 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द स्फीयर हैज अ रेडियस r एंड अ कांस्टेंट वेलोसिटी।
यानी टर्मिनल वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो यू नो दैट कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, यानी एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है और वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब इस हिसाब से अगर तुम देखो, सो चूंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो डाउनवर्ड इसकी क्या होगी, यकीनन इसकी जो है डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो इसका वेट होगा। ठीक है, ये इसका वेट होगा। अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स होगी, अपवर्ड अपथ्रस्ट होगी, और अपथ्रस्ट के साथ कौन सी फोर्स होगी, एक तो अपथ्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगी, इसको आप यू से कह रहे हैं, और दूसरी इसके साथ जो एक और फोर्स होगी, ठीक है, वो इसकी ड्रैग फोर्स होगी। क्लियर? इसको हम विस्कस कहते हैं, बेसिकली बहरहाल ये ड्रैग कह रहे हैं। सो अब ये क्योंकि ठीक है, चूंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो अपवर्ड फोर्स कौन सी है, ठीक है, यू, ठीक है, प्लस टी, बैलेंस करो तो ये W के इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन U प्लस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा। क्लियर है? U प्लस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं U प्लस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर है? स्टेट बोला है उसने, तो अब आप इसको वर्डिंग में लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ अपथ्रस्ट एंड ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको वर्डिंग में लिख लें आप। ठीक है, तो आप लिख लें सम ऑफ अपथ्रस्ट, ठीक है, एंड ड्रैग, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो भी उसमें नीचे की तरफ मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आगे द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4.6 सेंटीमीटर क्यूब, द ड्रैग फोर्स D इज 0.32 न्यूटन, कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको वेट निकालना है, तो देखें वेट को एक तरफ कर लो, वेट ऑलरेडी आइसोलेट है, U प्लस डी। सो आपको देखना है कि अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग, ठीक है, इज इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी वी, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले में जो रो है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इमर्ज है, ये कितना अंदर है वो है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस ड्रैग है। ठीक है, ड्रैग को ऐड कर लें, फिर यहाँ पर ये वेट आ जाएगा। अब आप देखें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया हुआ था, 830, मेरे ख्याल में ऑयल होगा। जी की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4.6 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर -2 लगता है, लेकिन पावर 3 है तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो पावर 6 बनेगी है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने शुरू में आप लोगों को बताई हुई है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप आगे आइए, प्लस क्या, ड्रैग 0.32 इज इक्वल टू आपका वेट बनेगा जी, ये वेट बनेगा। कोई मुझे बताएगा क्या वैल्यू आ रही है? 0.03745 है, तो 0.037 पे ही इसको राउंड ऑफ करो। ठीक है, 0.037 पर ही इसको राउंड ऑफ करो। सो ये हो जाएगा 0.037 प्लस 0.32, सही है भाई, 0.037 प्लस 0.32, तो ये 0.357, तो 0.357 का मतलब हुआ, ठीक है, 0.357 राउंड ऑफ करें 0.36 न्यूटन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। तो डिफाइन मोमेंटम के लिए आप क्या लिख सकते हो, दो बातें, या तो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, लेकिन इससे अच्छा जो है मार्क स्कीम के हिसाब से जो होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आई रिपीट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। आपको ये लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ब्रैकेट में लिखें लीनियर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर है? उससे इसके बाद एक और डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, लेकिन वो मार्क स्कीम वाले इसको प्रेफर नहीं करते, एक्चुअल डेफिनेशन वही है। अच्छा, ये लोग ये डेफिनेशन इसलिए लिखवाते हैं कि बाद में इससे इन्होंने हेल्प लेनी होती है आगे, तो बच्चे को रिकॉल कराने के लिए कि अब मोमेंटम का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ये रीजन है, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ स्कूटर on horizontal road, the combined mass of the child and the scooter is 16 kg. ठीक है, मास कितना गिवन है, 16 kg. The child starts from the rest and pushes once the ground with her foot, which causes her to accelerate. The push lasts for a second of 1.1 second. ठीक है, ये टाइम हो गया जितनी देर तक उसने जमीन के साथ कांटेक्ट रखा, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एंड द स्कूटर आफ्टर द पुश इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है।
इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ये उसकी फाइनल है। Determine the average resultant force acting horizontally on the child and the scooter during push. So आपको पता है force is equal to rate of change of linear momentum होता है. So ये अब ये हो जाएगा m into delta v upon delta t. So mass कितना है? मास आपको पता है इसका 16 है. चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल तो 0.6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ कांटेक्ट पे बात कर लेते हैं. तो जनाब टाइम ऑफ कांटेक्ट कितनी देर का है? टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसका कितना दिया हुआ है? 1.1 सेकेंड. जी आंसर बताइए कितना आ रहा है? 8.72 न्यूटन. सो राउंड ऑफ करके 8.7 न्यूटन. ठीक है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? Later, the child in B travels down a slope at constant angle to the horizontal as shown in figure 2.1. अब वो किसी एंगल से जा रहा है स्लोप के ऊपर, स्लोप वाले क्वेश्चन है. At point A, her speed is 0.6 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई. She has a constant acceleration. ठीक है भाई, constant acceleration हो गई A. A parallel to the slope after time of 3.7, ये टाइम हो गया. She reaches point B. Calculate the distance x travel by the child along the slope from A to B. ठीक है, A से लेकर B तक गई तो उसका वो कह रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता कर लें. सो टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी की एक्सलेशन है. तो ये जो बोल रहा है हमसे वो कह रहा है कि भाई इक्वेशन यूज करो कौन सी वाली? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्लियर? ये बोल रहा है. सो ये डिस्टेंस आपका x हो गया, तो यहाँ पे आप x ले लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी 0.6 मल्टीप्लाई बाई टाइम. टाइम कितना है? टाइम है 3.7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन है 0.85 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 3.7 का स्क्वायर. जी क्या आंसर बनता है? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3.7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.85 इंटू 3.7 का स्क्वायर. ये बनेगा 8.038 मीटर. ठीक है, वैसे 038 के बाद 5 भी है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1.0 जो है इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? उसके बाद आगे जाइए. एट पॉइंट बी द चाइल्ड इन सी अप्लाइज द ब्रेक विद द कांस्टेंट फोर्स. अब इसी में इसने वर्क डन भी डाल दिया. देख रहे हो, वो जो डायनामिक में हमने स्लोप वाला पार्ट पढ़ा था उस पार्ट के साथ इसने वर्क डन भी डाल दिया यहाँ पे. विद द कांस्टेंट फोर्स टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी. जबरदस्त, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है. सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई? 0 हो गई. क्लियर है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. अब वो कह रहा है कि द पॉइंट सी इज 18 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी. ये है बी से लेकर सी तक 18 मीटर है. द वर्क, अब ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ गया. द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बी एंड सी इज 250 जूल. वो कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का जो वर्क डन हुआ, वो कह रहा है ब्रेकिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया ये 250 जूल का वर्क डन है. आ रही बात समझ में? ये ब्रेकिंग फोर्स कौन सा है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है. ब्रेकिंग फोर्स यानी वो फ्रिक्शन की बात कर रहा है. फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया वो 250 जूल का है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेकिंग फोर्स. तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है ना, मैं लिख देता हूं अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू Fd इज इक्वल टू 250 जूल. ये गिवन है. सो ये 250 जूल गिवन है. तो वो आपसे F पूछ रहा है, तो 250 डिवाइडेड बाई D कर दीजिए. सो 250 डिवाइडेड बाई 18 कीजिए, डिवाइड कीजिए 250 अपॉन 18 कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है? सो 13.88 के करीब. यानी कि देखा जाए इसको राउंड ऑफ करूं तो 13.9 पे कर सकता हूं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लेते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर चूंकि 2 है तो ये राउंड ऑफ होगा 14 में, और मैं इसको 2SF लिख देता हूं. क्लियर है? 14 न्यूटन पे राउंड ऑफ होगा. अगला क्वेश्चन ऑन फिगर 2.3 स्केच द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एंड स्कूटर विद द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. ठीक है, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो उसकी चेंज हो रही है वो उसके बारे में आप बताइए. क्लियर है? आ रही बात समझ? जी तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 0 से लेकर x तक तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ थी ना. ये कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो. क्लियर? स्केच करना है. स्केच में कोई जरूरत नहीं है कि आप वैल्यू निकालें, आपको
बस ऐसे आपने बना दिया ग्राफ। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जब डिस्टेंस जीरो था, यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो थी, उस वक्त वो चल रही थी, तो इसका प्रूफ क्या है कि पॉइंट बी के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी, सॉरी पॉइंट ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी 0.6, तो यहाँ पे वो चल रही थी, रुकी नहीं थी, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी, होगी लाजमी होगी। क्लियर? और यहां तक चूंकि स्पीड उसकी बढ़ रही थी, ठीक है, और एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट थी, उसने बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ग्राफ उसका यूं लीनियर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ स्ट्रेट लीनियर जाएगा। क्लियर? सो कहां तक ये ग्राफ उसका लीनियर है, तो यहाँ पर भी उसकी इनिशियल कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर फाइनल में भी थी। ठीक है, यानी मैं कहूँ तो ये पॉइंट उसका ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट उसका सी है। आ रही बात समझ में? सो पॉइंट ए से लेकर बी तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पॉइंट बी से लेकर सी तक उसने चूंकि ब्रेक मारा है, और ब्रेक ऐसे मारा है कि रेजिस्टिव फोर्स ऐसे बैलेंस हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस ऐसे बैलेंस हो कि स्पीड कांस्टेंट मेंटेन हो। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। आ रही बात समझ में? ये ग्राफ बनेगा। समझ आ गई आप लोग को? तो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर द वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 3, द वेरिएशन, एक सेकेंड, द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस विद स्ट्रेन फॉर अ मेटल P इज शोन। ठीक है, मेटल P है, और आगे जाके वो मुड़ रहा है, स्ट्रेन की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब है कोई मेटल है, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल होता है रबर वगैरह होता है तो उस तरफ मुड़ता है वो। ठीक है, अच्छा, और ये इसका इलास्टिक लिमिट है, जाहिर है इससे इससे पहले यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक। ठीक है, वो कह रहा है पॉइंट इज द इलास्टिक limit of the metal, use your figure to determine the Young modulus। Young modulus वहां तक निकलता है जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट हो। अब आप यहाँ पे स्केल रखो, वैसे इतना फारिग टाइम नहीं कि मैं स्केल रखूं और स्केल रख के मैं देखूं कहाँ से मुड़ रहा है, टीचर ऐसे ही बताते हैं, मैं कहता हूँ इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, कि मैं यहाँ पर जो है वो स्केल रखूं और देखूं कहाँ से वो मुड़ रहा है, वो पॉइंट पकड़ू, नहीं भाई, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले लूंगा तो भी ग्रेडियंट सेम ही आएगा, और ग्रेडियंट लिखूंगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का, अगर ग्रेडियंट निकालूंगा तो मुझे क्या देगा, यंग मॉडुलस देगा। तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ प्रोपोर्शनल लिमिट तक जबरदस्ती ड्रैग करूँ, क्यों ड्रैग करूँ, नहीं कर रहा ड्रैग, मैं उसको सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लेता हूँ, खत्म, कहीं भी कोई भी तो पॉइंट लेके उसको मेजर करके निकाल लेता हूँ, दैट्स इट। लेकिन हाँ, प्रोपोर्शनल लिमिट की अगर जरूरत पड़ गई तो हमें आगे इस्तेमाल हो जाएगी। क्लियर? सो मैं पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, उसकी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, अब इस एक पॉइंट से मैं यहाँ लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ? क्लियर? तो यहाँ से देखो, ये 10 और 20 के दरमियान है, ये मेरे ख्याल में ये 12 हो जाएगा आई गेस, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये है 0.5, तो 12 अपॉन 0.5 कर लो, ग्रेडियंट आपका साफ साफ आ जाएगा। सो ग्रेडियंट होता है राइज अपॉन रन। ठीक है, तो ग्रेडियंट में आपको ये आपको देगा बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो आपको क्या देगा, 12 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाई 0.5, ये कितना हो गया, 2.4 एक्सपोनेंट 7। क्लियर है? सो 2.4 एक्सपोनेंट 7, 2.4 एक्सपोनेंट 7, ये मॉडुलस आएगा जी। कौन का है? 0.5% है। सो 0.5% दिया हुआ है, परसेंट का मतलब ये होता है कि इसको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर इसको या तो इसको डिवाइड बाई 100 कर दो, ऐसे कर लो, क्लियर है? ठीक है, यहाँ कर लो डिवाइड 0.5 डिवाइड बाई 100 कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। सो ये पावर आपका जो जाएगी, ये पावर जो जाएगी डिवाइड करने पे, ये पावर 10 में चली जाएगी, तो पावर 10 में पास्कल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से ये चीजें उठाइए, इसको यहाँ से कट कीजिए, ठीक है, यहाँ से ये चीजें उठाइए, इसको यहाँ से आप कट कीजिए, कट करके इसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ काम करना है, वहां नहीं करना। ठीक है, यहाँ इसको लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ इसको लिख लीजिए, और 2.4 चाहे तो इधर लिख लीजिए, 2.4 इंटू 10⁻10 पास्कल। क्लियर? ऑन द लाइन फिगर 3.1 ड्रॉ अ क्रॉस टू शो द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेबल पॉइंट क्यू। वो कह रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्यू जो है वो शो करना है। देखो अब फंसा दिया इसने मुझे। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को शो करना है जी, कैसे शो करेंगे? तो जनाब अब ये जा रहा है प्लास्टिक रीजन के अंदर, तो अब ये कर सकते हैं हम कि एक सेकेंड स्केल उठा लेते हैं। ठीक है,
वैसे तो पता चल ही जाएगा। मेरे ख्याल में ये पॉइंट लग रहा है मुझे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं आप, ठीक है। मुझे ये लग रहा है ये 1% वाला ये पॉइंट लग रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। यानी क्योंकि यहाँ से जो है वो ग्राफ जो है वो आप देखो तो कर्व हो रहा है यहाँ से जाके, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा पॉइंट बी। क्लियर है, आ रही बात समझ में? दिस इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां तक वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा। और उस लीनियरली प्रोपोर्शनल के आगे फिर क्या होगा, वो आगे उसकी लीनियरिटी खत्म हो जाएगी इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन प्रोपोर्शनल अभी भी होगा। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनलिटी अभी भी बाकी है पी से लेकर ई तक, लेकिन क्या होगा, लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वो भी हमने कर दिया, 1 मार्क मिल गया। इसको पॉइंट क्यू कर लो, मैंने खैर पी लिख दिया, सॉरी, इसको पॉइंट हम क्यू कर देंगे। क्लियर, क्लियर, आगे चलते हैं। वो क्या कर रहा है, पार्ट बी, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन या स्टेट द कंडीशंस, स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। सम ऑफ ऑल, दो कंडीशन है, दोनों लिखनी है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कंडीशन 1, कंडीशन 2, सम ऑफ ऑल द टॉर्क कह लो या मोमेंट कह लो, मर्जी है, टॉर्क्स, ठीक है, एक्टिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आप बैलेंस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, उस प्रिंसिपल मोमेंट का अगर एक एंटी क्लॉकवाइज उठा के इक्वल टू के इधर ले आए तो वो सम 0 ही बना देता है सारे का सारा। ठीक है, सो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पार्ट सी के ऊपर। सी का, अ वायर इज यूज्ड टू होल्ड अ यूनिफॉर्म, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है सबको या जहाज जा रहा है सबको? खामोश बैठे हैं सारे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कोई रॉकेट वॉकेट गिरा दिया। हेलो, सबको जी सर समझ आ रहे आ रहा है? ठीक है, हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। A wire is used to hold a uniform shelf AB horizontally in equilibrium as shown in figure 3.2। ठीक हो गई बात, ये आपको वायर दिया हुआ है और ये शेल्फ लगा हुआ है। The wire is connected to a mid point of the shelf, मिड पॉइंट पे। और यूनिफॉर्म शेल्फ का मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, जहां से कनेक्टेड है ये वायर उधर ही उसका जो है वो मिड पॉइंट है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, उसका एंगल कितना, 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द शेल्फ इज अटैच्ड टू द वॉल बाय हिंज, यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, ये रहा हिंज। ठीक है, और ये पॉइंट ए है। द लेंथ ऑफ द शेल्फ ए बी इज 0.65 मीटर एंड द वेट इज 33 न्यूटन। शेल्फ का वेट 33 न्यूटन है, जो कि कहाँ एक्ट कर रहा होगा, आप पहले कर लो, उसको बना लो। ठीक है, वो इधर कहीं सेंटर में एक्ट कर रहा होगा। और ये कितना न्यूटन होगा, ये होगा 33 न्यूटन। और यहां से लेकर मैं अगर बताऊं तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैं ये जो डिस्टेंस आपको बताऊं, ये डिस्टेंस, ये 0.65 का हाफ कितना होता है बच्चों, 0.65, 0.6, 0.33, 0.33 एंड हाफ, पॉइंट 0.32 एंड हाफ। ठीक है, सो 0.32 एंड हाफ, ये हो जाएगा 0.32 एंड हाफ, 0.32 एंड हाफ। क्लियर, ये ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? हेलो, ठीक जी है, सर। ये हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि a cup of weight 1.5 न्यूटन rests on the shelf with the center of gravity at horizontal distance of 0.12 मीटर from B end। इसका मतलब है कि अगर मैं इस वाले एंड से इसका डिस्टेंस लूं, क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कि मैंने इतने सवाल किए तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो चुल करेगा, वो आगे मोमेंट फाइंड करवाएगा पॉइंट ए पे, तो सारे डिस्टेंस पिवट से पहले ही निकाल के बैठ गया मैं। ठीक है, तालियां मेरे लिए, ताली अपने लिए करना जब भी क्वेश्चन करने लगो इस तरह से, पहले से घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि जनाब वो क्या पूछेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, जरा प्लीज सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। पॉइंट, हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना है, 0.65 माइनस 0.12 कितना होगा, 0.53, 0.53 मीटर। सही है, सही है बच्चों? क्लियर, कोई गलती हो तो प्लीज देख लेना। ठीक है, अब ये सारी चीजें मौजूद हैं। बाय टेकिंग
बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट। देखा, अभी तक सवाल पढ़ा नहीं था लेकिन मुझे लग रहा था ये पूछेगा इस तरह एक क्वेश्चन में, लास्ट भी पॉइंट ए पे मोमेंट मंगवाता है वो, ठीक है। बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए डिटरमाइन द टेंशन इन द वायर। आप टेंशन इन द वायर नहीं निकाल सकते, इंक्लाइन फोर्स का कभी भी टेंशन नहीं, कभी यूज ही नहीं होती इंक्लाइन फोर्स। या तो आप ये करो कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस परपेंडिकुलर करो, इतने फारिग तो आप नहीं हो, या तो यहां से करो यहां से लेकर यहां तक ये टेंशन को परपेंडिकुलर कर लो, ज्यादा अच्छा ये वाला काम है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये वाला काम है कि भाई, ठीक है, ये आप कर लो। तो ये आपका टी वाई हो जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू टी साइन 50 डिग्री होता है, बाद में ये रख के जान छुड़ाना, ठीक है। सब फोर्सेस कौन कौन सी हैं आपके पास, देखो ये हो जाएगी एक फोर्स 1 2, फिर इस कप का भी तो वेट है। हाँ भाई, कप का वेट कितना दिया हुआ है, 1.5 न्यूटन दिया हुआ है। चलो भाई कप को भी डाल दो इधर, इसको भी थल्ले लगाओ, ठीक है। कप का वेट कितना है, 1.5। अब कितनी फोर्सेज हो गई जरा देखो, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 हो गई, 3 फोर्सेज हैं। और भी फोर्स है, यानी वो कौन सी फोर्स है और है, तो ये जो टेंशन इन द वायर है, ये जो टेंशन है इसका एक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कुछ यूं है, इधर जा रहा है, दीवार के अंदर जा रहा है, वॉल पे हिट हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर है उसकी हम बात कर नहीं रहे अभी, लेकिन वो भी तो है, टी एक्स भी तो है, ये सारी फोर्सेज हैं। अब चूंकि हम हिंज पर यहाँ पर इस जगह पे पिवट ले रहे हैं, तो टी एक्स किसी काम की नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे टी वाई पे नंबर 1, बात करेंगे 33 पे नंबर 2, बात करेंगे 1.5। 3 फोर्सेज हैं जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेंगी, ठीक है। अब इसको लो एज ए बीम, ठीक है। सो ये नंबर 1 क्लॉकवाइज, नंबर 2 क्लॉकवाइज और नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, क्लियर है। सो दो क्लॉकवाइज हो गए, 1.5 और 33 वाला, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अब हम यूज कर लेते हैं मोमेंट। सो मोमेंट का तरीका ये है कि हम आसान ये है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट कर ले तो जिंदगी आसान हो जाती है। वरना हम इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसका लग रहा है, वो है टी वाई का। सो टी वाई मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.325 इक्वल्स टू, अब आ जाइए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है 33, 33 मल्टीप्लाई बाई अगेन 0.325 प्लस इसी डायरेक्शन में दूसरी भी है 1.5 वाला, 1.5 मल्टीप्लाई बाई इसका डिस्टेंस कितना है 0.53, 0.53, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए राइट साइड वाले को, जब आप राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं साइड पे आएगा 11.52, और ये जो लेफ्ट साइड है इसमें टी वाई को भी ओपन कर लो, तो टी साइन 50 डिग्री होता है, और इसको होल में ब्रैकेट कर लो मल्टीप्लाई बाय 0.325, क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको 11.52 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, इन दोनों वैल्यू से, यानी ये आएगा 0.325 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 50 डिग्री। सो आपके पास लेफ्ट साइड पे टेंशन बचेगी। अब आप टेंशन को एक तरफ कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 46.27, सो 46.271 न्यूटन, ठीक है। आप पहले चेक कीजिए अपने पास कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, दैट वुड बी 46 न्यूटन, टू सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। ये आ गया अगला सवाल, स्ट्रेस इन द वायर गिवन है टू 1.5 एक्सपोनेंट 7, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द वायर। सो आपको पता है स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस करूं तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अगर मैं एरिया को खोलूं तो ये फोर्स अपॉन, चूंकि वायर है तो सिलेंडर के फॉर्म में होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को मजीद खोलूं तो ये पाई, अच्छा रेडियस मांग रहा है, ठीक है छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब लिंक करो, तो अगर मैं आर स्क्वायर को एक तरफ करूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पाई सिग्मा हो जाएगा, और अगर फर्दर आर को एक तरफ करूं तो ये स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर मेरा पास आएगा फोर्स, फोर्स डिवाइड बाई हो जाएगा पाई और सिग्मा, क्लियर है, आ रही बात समझ। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। सो स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सबसे पहले फोर्स आएगी, ये गिवन है ना, हाँ सॉरी ये गिवन है ना 46, इसी को यूटिलाइज करेंगे, इसी को यूटिलाइज करेंगे, ये रहा 46, इसी को यूटिलाइज करते हैं, फोर्स गिवन है ऑलरेडी। सो 46 डिवाइडेड बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁷। जी जनाब, सॉल्व करें तो बताइए क्या वैल्यू आती है आपके पास, इसको हम करते हैं। सो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 46 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 एक्सपोनेंट 7, सो ये तकरीबन वैल्यू आ रही है
9.88 into 10 to the power 1 2 3 4 -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने पास भी आप एक दफा चेक कर लीजिए। ठीक है, 9.88 है, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 9.9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अच्छा रेडियस है, सॉरी स्क्वायर रूट लिया है, रेडियस है। तो अपने पास चेक कर लीजिए, इट्स 9.88 एक्सपोनेंट -4 मीटर है, इट्स नॉट मीटर स्क्वायर। इसको फिर राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 9.8 एक्सपोनेंट -4 और उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखते हैं पहले टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है जी? अब वो कह रहा है मोर आइटम्स आर एडेड टू द शेल्फ, शेल्फ में मजीद आइटम रख दिए, डबलिंग द स्ट्रेस इन द वाइब, स्ट्रेस को डबल कर दिया। यानी ये कितना है 1.5 है, सो 1.5 को ट्वाइस कीजिए तो 3.0 इंटू 10⁻⁷ पास्कल कर दिया, डबल कर दिया स्ट्रेस। द वायर इज मेड अप ऑफ द मेटल पी फ्रॉम ए, जो ए में यूज किया है आपने, इस ए के अंदर ये जो ग्राफ यूज किया है ये इस मेटल का बना हुआ है। ठीक है, तो 3 एक्सपोनेंट 7 का मतलब है कि वायर अभी कहां पे पहुंचा है, 3 एक्सपोनेंट 7 का मतलब है 3 एक्सपोनेंट 7 ये है 1, एक मिनट, ये है 1 2 3, वायर अभी यहाँ कहीं पहुंचा है। ठीक है, तो वायर अभी यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। अगर मैं उसको बताऊं 1 2 3, ठीक है, इस जगह पे कहीं वायर है। अब ये जगह जो है, ये जो पॉइंट है, इतना स्ट्रेस आपने अप्लाई किया, यानी 1, यानी कि देखा जाए तो 3 × 10⁻⁷ यहाँ कहीं है आप, यानी आप इलास्टिक लिमिट से बहुत पहले कहीं मौजूद है। इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। वो कितना है आप देखिए, वो है 25, ये 26 और 27 के बीच में कहीं पर है। इलास्टिक लिमिट का जो स्ट्रेस है वो ये है 26 और 27 के बीच में कहीं है। इसका मतलब आप 3 बार बैठे हैं, बहुत पहले बैठे हैं, इलास्टिक लिमिट से बहुत पीछे हैं, बहुत पहले हैं। अभी मतलब आपने शेल्फ में जितना भी मटेरियल लग दिया, सब कुछ रख दिया, अभी भी इलास्टिक लिमिट तक आप नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब उसके क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो कह रहे हैं कि फिगर 3.1 यूज करो, यूज फिगर 3.1 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वायर विल बिहेव प्लास्टिकली और इलास्टिकली एज द स्ट्रेस डबल्स। भाई प्लास्टिकली तो तब वो बिहेव करेगा जब वो प्लास्टिक रीजन में घुसेगा। प्लास्टिक रीजन में तो घुसा ही नहीं अभी, वो अभी तो वो इलास्टिक रीजन के अंदर ही है, तो वो इलास्टिकली बिहेव करेगा। खत्म हो गई बात। समझ में आई या नहीं आई आप लोग को? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज 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 द इलास्टिक लिमिट, एज doubling the stress। ठीक है, as doubling the stress will not as doubling the stress, ठीक है, will not allow the wire to cross elastic limit, so it will behave elastically। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? ठीक है, अब यहां पर एक मार्क मेथड का होगा, लाजमी होगा, क्योंकि ग्राफ से एनालिसिस कर रहे हो तो लाजमी एक मार्क मेथड का होगा, करके देख लेना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इधर आ जाओ आप नीचे। ठीक है, so with a reference to the direction of transfer energy, compare the oscillation. Question number 4. With reference to the direction of energy transfer, compare the oscillation of transverse wave and longitudinal wave. Transverse wave जो है वो direction of movement of particle के perpendicular होता है, और जो energy transfer longitudinal wave में है वो direction of movement of particle के parallel होता है। क्लियर है? सो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्या लिखोगे कि longitudinal waves have oscillations which are parallel to the direction of energy transfer. Unlike in longitudinal wave, unlike in transverse wave,
इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ oscillation is perpendicular to the energy ट्रांसफर। क्लियर है, आ रही बात समझ में? बस ये दोनों के बारे में आपने बताना था कि एक में पैरेलल टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स है और एक में परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ये आपने बताना है। अ पाइप इज ओपन at one end and closed at the other with a piston. The piston can slide freely and is at a distance of 4.5 exponent negative 2 meter. ठीक है, तो उसका ये डिस्टेंस गिवन है और देखने से भी पता चल रहा है वैसे भी कि ये सिंगल वेवलेंथ बन रही है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये कंप्लीट नहीं बन रही है, लैम्डा बाई 4 है। देखा जाए तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है ये एंटी नोड है, ये नोड है, और एंटी नोड और नोड का जो दरमियानी फासला होता है वो लैम्डा बाई 4 होता है। सो ये वैल्यू लैम्डा 5/4 की गिवन है। आगे वो आपसे लैम्डा पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। पहले से ये सब आपको उतरना आना चाहिए। सवाल देखें और पता लग जाए, आप पे उतरना शुरू हो जाए, चीजें आना शुरू हो जाए आपको कि भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा। ठीक है, ठीक है। A loudspeaker is positioned near the open end of the pipe and emits a sound wave of a single constant frequency. A stationary wave is formed in the pipe as illustrated in figure 4.1. ये loudspeaker है, ये pipe है और ये movable piston है। On figure 4.1 draw a letter A at the position of antinode। पहले ही बना दिया, पहले ही बना दिया। नोट भी पूछ ले, नोट भी बना दिया, और बोलो क्या बोलना क्या चाह रहे हो, बना दिया। The speed of the sound in air is 340. Determine the frequency. So आपको पता है frequency is equal to V upon lambda, पता है? ठीक है भाई, V अपॉन लैम्डा। वेयर आपको पता होना चाहिए कि गिवन दैट कि लैम्डा बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 4.5 इंटू 10⁻⁻²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। सो 18 हो जाएगा मेरे ख्याल में। सो 18.0 इंटू 10⁻²। सो ये 1.8 या 0.18 कर लेते हैं डायरेक्ट, 0.18 मीटर हो जाएगा। सही है। सो 340 डिवाइडेड बाई 0.18 यानी 18 सेंटीमीटर बनता है तकरीबन ये। ठीक है, तो अब आप कीजिए इसको। क्लियर। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 1900 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? आप लिख लीजिए 2SF। क्लियर, आ रही बात समझ? इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है, और ये इसका आंसर का एक नंबर होगा। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूले का एक नंबर है लेकिन वो कंपनसेटरी है। अगर फॉर्मूला कोई नहीं लिख सका, ये नहीं लिख सका, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखा दी, तो उस कंपनसेटरी मार्क की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। लेकिन मुझ जैसा टीचर अगर पेपर चेक कर रहा होगा तो कभी भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, द पिस्टन मतलब मैं अगर चेक करूंगा यहाँ बैठ के तो चेक तो नहीं दूंगा, अगर वहां चेक करूंगा तो मैं मार्क्स दूंगा। द पिस्टन इज मूव टू द लेफ्ट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इमिटेड बाय द लाउड स्पीकर is then changed so that the stationary wave is formed with the same number of antinodes as in figure 4.1. State and explain the change that is made to the frequency of the sound. आओ बताता हूँ, सवाल में बोला क्या है वो समझाता हूँ। वो कह रहा है भाई और सब हंसी खुशी रह रहे थे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना, यही होता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बट हु सेड टुगेदर। तो ये हु सेड टुगेदर वाली पुप्पो है ना, वो ही आ गई है। अब हु सेड टुगेदर को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि इस पाइप को उठाकर यहां से यहां मूव करा दिया। अच्छा भाई, ठीक है, सपोज करो कि वो यहां से उठाकर यहां पे कहीं पिस्टन आगे ले गया, यहाँ कहीं ले गया। क्लियर। अब जो पिस्टन आगे ले गया तो वो कह रहा है कि उतने ही एंटी नोड बनने जितने पहले बनने, यानी कि एक एंटी नोड एक नोड बनना है, यही बनना है। एक ही एंटी नोड एक ही नोड बनेगा, तो इसका मतलब है आपको हर हाल में ये ये वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ऐसे करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी सर। ये करना पड़ेगा, और ये करने के लिए वो हनी सिंह कहते हैं ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो ये कैसे करोगे तुम? भाई ये करने के लिए तुमने जाहिर सी बात है जब वेवलेंथ, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, कहानी समझना। तो वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं हो रही जो आप मेजर कर रहे हो,
वो कैसे चेंज होगी, वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है, वो तो चेंज नहीं, मीडियम ही चेंज नहीं है अंदर, सिर्फ आपने उसको आगे किया है। तो स्पीड ऑफ द साउंड अनचेंज है, तो आपने क्या किया, आपने वेवलेंथ बढ़ा दी, बढ़ाई ना, आप इसको आगे लेके चले गए, इन फुप्पो को आप आगे लेके चले गए, ये आप लेके, तो आपने बेसिकली उनकी वेवलेंथ बढ़ा दी ना। तो जब आपने वेवलेंथ बढ़ा दी तो आपको फ्रीक्वेंसी पे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का कांस्टेंट रखने के लिए फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। खत्म खत्म शुद्ध मंगल बुध, और पीछे बचता क्या, कुछ नहीं बचता। So when you are increasing, I mean to keep the velocity constant, you need to decrease the frequency so that wavelength would be increased and the product will remain same. Do you understand? समझ आई बात? So इन दोनों को एंटी नोड और नोड को, यानी कि एंटी नोड तो वही रहेगा, नोड को उठा के आगे शिफ्ट कर दिया, so the distance between node and anti node would be getting larger and larger. ठीक है, आ रही बात समझ जी बच्चा पार्टी? So लिखोगे क्या, ठीक है, the distance between node and anti-node is will be larger, which shows greater wavelength. ठीक है, so to keep the velocity constant या speed कह दो, frequency should be decrease, so v is equals to f lambda. ठीक है, wavelength decrease, wavelength increase करो, frequency decrease, तो ये constant रहेगी। कह रहे, आ रही बात समझ? ठीक है, 2 मार्क्स हैं इस चीज के। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या यूं कह लो कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, ये कह सकते हो, ज्यादा अच्छा वर्ड है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल कह सकते हो। सो एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ कूलम चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल when it passes through a component, किसी कंपोनेंट में से पास करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, तो ये कहानी होगी। क्लियर? अब आगे, अ पावर सप्लाई, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स एंड अ कंपोनेंट X आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है, ये दिया हुआ है। द पावर सप्लाई हैज एन ईएमएफ ऑफ 230 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है, शाबाश, बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन और आसान कर रहा है। द करंट इन द पावर सप्लाई, ये जो करंट है 7 एम्पियर का है, तो याद रखिएगा जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहाँ से लौट कर आएगा, ठीक है। तो 7 एम्पियर जा रहा है, 7 एम्पियर वापस भी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट एक्स, हीटर है भाई, ठीक है, हीटर है, देखने से ही पता चल रहा है, जो कि मैंने शुरू में बताया था आपको जब डीसी सर्किट पढ़ा रहा था। शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इज 0.86 ओम इज 6 वोल्ट। वो कह रहा है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वोल्टेज निकालो, तो 7 एम्पियर मुड़ के इधर भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप V निकालो, सो V निकालोगे तो पॉइंट, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, I मल्टीप्लाई बाई R, तो 7.0 मल्टीप्लाई बाई 0.86, जी जनाब, 7.0 मल्टीप्लाई बाई 0.86 कर लीजिए, तो ये 6.02 वोल्ट है, तो 6.0 वोल्ट होगा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर हो गई बात? डिटरमाइन द करंट I1, ठीक है, वो कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट I1, ठीक है, I1 की बात कर रहा है। अब I1 कैसे निकालें, ये चीज समझनी पड़ेगी। अब इस I1 को समझाना पड़ेगा कि I1 आपने कैसे निकालना, इसका एक तरीका है भाईजान। अब आप इस लूप के अंदर देख लें, इस लूप के अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। अब देखो एक चीज तो ये है, एक तरीका तो ये कि हमारे पास 230 वोल्ट है, अगर 230 वोल्ट में से मैं 6 वोल्ट निकाल दूं, तो जो बचेगा वो इन दोनों का सम होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा, वो इधर भी मुझे मिलेगा, ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो ये सोचिए, अगर मैं, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस 230 में से
ठीक है, इस 230 वोल्ट में से ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दूं जो कि 6.0 वोल्ट है, तो मेरे पास बचेगा 224 वोल्ट। 224 कहाँ मिलेगा? इस लूप के अंदर देखो, किरचॉफ लॉ कहता है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, सो अगर मैं इन तमाम के वोल्टेजेस का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। ठीक है, मैं अगर तमीज से चलूं, किरचॉफ लॉ लगाऊं, ठीक है, और उससे चलूं, तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्लियर? सो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? जाहिर है कि 6 वोल्ट है। ठीक है, इसको मैं सिर्फ 6 लिख देता हूँ फिलहाल, प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी इसका नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। सो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, और यही इसका नाम बी, इसका नाम क्या रख दो? सी रख दो, इसका नाम डी रख दो। ठीक है, सो वी ए बी इज इक्वल टू वी सी डी, याद रखना, भूलना नहीं। तो इन दोनों का वोल्टेज सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ द बैटरी 230 आ जाएगा। ठीक है, सो वी ए बी निकालो और ये 230 माइनस 6 करो, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी सी डी है, तो वी सी डी इज इक्वल टू 224 वोल्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा? वो मिलेगा 224 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है? अब इधर से इसका करंट I2 आ जाएगा, और उसको जब आने आते हुए ये I1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो I में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास I1 भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये काम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैं निकाल रहा हूँ I2, सो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 224 अपॉन 170। तो जरा सॉल्व कीजिएगा, 224 अपॉन 170 कीजिएगा, कितना बनता है? 224 डिवाइड बाई 170 इज इक्वल टू 1.317। ठीक है, 1.317 है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 1.3 ही कर लेते हैं एम्पेयर। सब टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ है। क्लियर है? अब मेरे पास क्या है? आई मौजूद है, I2 मौजूद है, I1 नहीं, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। ये था केवीएल सेकंड लॉ, अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो किरचॉफ का केसीएल यूज करते हैं। तो वो क्या कहता है? वो कहता है जो आने वाला करंट है एक जंक्शन पे, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड, सम ऑफ करंट एंटर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीव, या सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। क्लियर है? तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करवा देता हूँ आपको। ठीक है, सो लेटरल करंट कितना इंटर हो रहा है? टोटल करंट जो इंटर हो रहा है वो हो रहा है आई, वो हो रहा है आई, और जो जितना लीव कर रहा है वो है I1 प्लस I2। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे I1 निकालना है, तो वो I माइनस का I2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.0 माइनस का 1.3। तो ये 7.0 में से 1.3 निकाले तो ये मेरे ख्याल में 5.7 एम्पियर होगा। सो I1 जो है आपका 5.7 एम्पियर है। क्लियर है? सारी बात समझ? जी सर। और भी तरीके हैं इसके करने के, मैं नहीं कहता, अगर कोई और किसी और तरीके से करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी सर। ठीक है, मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। आपने इतनी बदतमीजी से नहीं करना, आपने तमीज से करना है। ठीक है, सो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? क्लियर? अब आ जाए इधर। वो कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट एन। कंपोनेंट एक्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सो मैंने आपसे कहा था कि वी सी डी इज इक्वल टू वी ए बी, और वी ए बी का जो पोटेंशियल है, जरा देखिए, वी ए बी का जो पोटेंशियल है वो है इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। याद रखिएगा, या ए से लेकर बी का जो पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल ऐड करने पे, दोनों के ड्रॉप्स ऐड करने पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो आप देखिए, सो वी ए बी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एट 2.4 प्लस पोटेंशियल एट एक्स, इन दोनों के पोटेंशियल को ऐड करके वी ए बी आ रहा है, जो कि हमारा कितना वोल्ट था? याद कीजिए, हमारा 210 वोल्ट था, 224 वोल्ट था। सो 224 वोल्ट इज इक्वल टू, अब सवाल है कि इस पे कितना पोटेंशियल है? इस पे पोटेंशियल के लिए आई, ठीक है, इसका करंट मल्टीप्लाई बाई इसका आर लगा दो। ठीक है, जो 2.4 पे था, प्लस वी एक्स। ठीक है, अब 224 माइनस ये करंट इधर ले आओ, करंट कितना आया था आपका? 5.7, इसकी रेजिस्टेंस थी 2.4 इज इक्वल टू वी एक्स आ गया। सो वी एक्स की वैल्यू बता दो कितनी है? सर 210 आ रही है। 210 आ रही है। 24 माइनस का 5.7 मल्टीप्लाई बाय 2.4, सो ये 210.32। सो वी एक्स राउंड ऑफ होके 210 वोल्ट पे जाएगा।
ठीक है, चेक कर लीजिए, अपने पास 210 वोल्ट आ रहा है। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स पे पावर कितनी डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला मर्जी आप किसी से भी निकाल लो, हमारे पास वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज कर लो, और एक्स की रेजिस्टेंस आई है, नहीं तो करंट है ना, उसका करंट है। सो आप V वर्सेस I से निकाल लो, यहां से निकाल लो। सो उसका V एक्स आई एक्स दोनों के एक्स से निकाल लो। वोल्टेज कितना है 210, करंट कितना है 5.7। जी जनाब, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 5.7, 1197 वॉट। कह रहे हैं एक्चुअल वैल्यू ये है। जाहिर है आप जब इसको राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ करके कितनी हो जाएगी, 1200 हो जानी चाहिए। ठीक है, सो इसको आप, क्लियर है। द पर्पज ऑफ द सर्किट इज टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स को पावर प्रोवाइड करनी है, यानी उसको इनपुट तो वो होगी जो सर्किट से आ रही है। ठीक है, तो दिस इज योर आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। ठीक है, दिस इज योर, क्लियर है। सो ये आउटपुट पावर है। सो एफिशिएंसी निकालने की बात करें तो पावर, यूजफुल पावर आउटपुट, यानी यही वाली पावर, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर लें इसको, डिवाइडेड बाई टोटल पावर इनपुट। ठीक है भाई, ये है। अब आप इसको जरा फॉर्मूला अप्लाई करो। सो यूजफुल पावर आउटपुट आपने कितनी कैलकुलेट की है 1200, और टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। और टोटल इनपुट कितना है, तो टोटल इनपुट जो सर्किट से आ रहा था, तो सर्किट का वोल्ट ईएमएफ ये रहा, सर्किट का करंट ये 7 है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, सो नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, ई आई मल्टीप्लाई बाई 100, सही है। सो 1200 डिवाइडेड बाई ई कितना है 230 ईएमएफ, मल्टीप्लाई बाई करंट कितना है 7, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। जी आंसर बताइए कितना आता है। सो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 230 मल्टीप्लाई बाई 7। 74.4%। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सर्किट है, 74.53% है, और ये राउंड ऑफ होगा तो 75 पे जाएगा। ठीक है, 75% पे जाएगा। सर सिग्निफिकेंट, 74.45। आपके पास 45 आ रहा है, मेरे पास 53 आ रहा है, मेरे पास 53 आ रहा है। तो सर मैंने वो 1197 वाली वैल्यू यूज की है पावर की, ठीक है, 1200 यूज नहीं की। नहीं तो वही, अगर देखो इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, तो एग्जामिनर दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के लिए देगा, दोनों में देगा। अगर मेरी, मैंने वो वाली वैल्यू उठाई है, ये यही इसी को कैरी फॉरवर्ड किया, 1200 वाली को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो मेरा 53 पे जाएगा। तुमने 1197 को किया है तो तुम्हारा 45 पे जा रहा है, तुम्हारा राउंड ऑफ हो रहा है 74 में, मेरा 75 में। ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। मार्क स्कीम चेक कर लो, अगर ये हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसे करना चाहिए, यही करना चाहिए। ठीक है, द रेजिस्टर of the resistance 170 ohm is removed, having an open circuit in the lower branch of the circuit. There is no change to the resistance of the component X. State whether this current in power supply increases, decreases or remains same. Power supply current, state whether the current in the power supply, हाँ अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि अगर मैं ये करूं, अगर मैं ये करूं कि यहां से इसको ये हटा दूं पूरा, मतलब नीचे का टू, वो जब 224 वोल्ट वाला ये हट, ये देखो ना 170 ओम की बात कर रहा है ना, ये इस वाले की बात कर रहा है कि ये रिमूव कर दो। पढ़ो, 170 ओम वाले को रिमूव कर दूं, वो ये कह रहा है 170 ओम वाले को रिमूव कर दूं, और ये ओपन सर्किट हो जाए नीचे वाला। अब बताओ इस एक्स यानी सर्किट के पूरे करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई जब आपने यहाँ पे एक और रजिस्टर लगाया हुआ था, तो इसके रजिस्टर लगाने से सर्किट की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज हो गई, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से करंट बढ़ गया था। अब आपने ये ब्रांच हटा दी, तो जब ब्रांच हटा दी तो सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो दोबारा बढ़ गई। ठीक है, दोबारा बढ़ गई, तो जिससे करंट क्या होगा भाई, वो डिक्रीज हो जाएगा, खत्म कहानी, दैट्स इट। ठीक है,
जी। सर करंट डिक्रीज क्यों होगा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में जब रजिस्टर लगता है तो ये इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस जब मिलाते हो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके, इस तरह जब मिलाते हो तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है पैरेलल में। और जब ओवरऑल डिस्टेंस डिक्रीज होती है तो करंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, करंट पीछे से ज्यादा बढ़ता है। सही है अब सर। अब आपने ये डिस्टेंस, ये वाला चीज रिमूव कर दी, तो ओवरऑल डिस्टेंस जो डिक्रीज हो गई थी अब वो दोबारा बढ़ेगी, करंट जो बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट। ठीक है। Compare an alpha particle with a beta particle, beta positive in terms of their masses and charge. ठीक है। An alpha particle, ठीक है, is 8000 times, याद रखिएगा, एक an alpha particle is 8 is approximately, वैसे तो एक बता दूं कि एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन यानी कि मैं यूं समझूं कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स, ठीक है, 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैवियर होता है मास के कंपैरिजन में। सो अगर मैं अल्फा को अज्यूम कर लूं 4 प्रोटॉन, वैसे होते ही नहीं है 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि अल्फा में ऑलमोस्ट 4 प्रोटॉन है तो ये 1836 टाइम का 4 गुना होगा, तो 7000 समथिंग कोई वैल्यू आएगी। ठीक है। सो ऑलमोस्ट 7000 4 कितना बनता है, देखो 1836 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितनी वैल्यू आती है। सो 1836 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 7344। So an alpha particle is almost 7344 times, ठीक है, heavier than beta, ठीक है, beta particle। क्लियर है। आप इस तरह से कह सकते हो, मच ग्रेटर भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है। अब आप अगली बात क्या करोगे, ठीक है, अल्फा 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 का चार्ज क्या है, कंपैरिजन करना है ना। सो अल्फा एंड बीटा बोथ हैव पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, बट अल्फा हैज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड एज ऑफ बीटा। क्लियर है, आ रही बात समझ। ठीक है, ये 3 बातें थी, 3 नंबर मिल गए। मासेस और चार्जेस को कंपेयर कर लिया हमने। कि चार्जेस में 2 बातें कहनी है, एक तो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसमें ट्वाइस है अल्फा पे। न्यूक्लियस पी अंडरगोज एन अल्फा डिके, अल्फा डिके, ठीक है। अल्फा डिके में क्या होता है, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, यानी कि कह रहे हैं ना पी, पी का जो न्यूक्लियस है, इसका जो भी एटॉमिक मास होगा ऊपर, उसमें से 4 निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर्स में से 2 निकल जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म न्यूक्लियस क्यू। न्यूक्लियस क्यू देन अंडरगोज फर्दर डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस आर बन रहा है। द प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर्स ऑफ पी एंड आर शोन इन दिस। ठीक है, कह रहा है कि ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ एन a cross to show the proton number and nucleon number of q, label your cross q। वो कह रहा है q को लेबल करो। अच्छा भाई, q को लेबल करते हैं। सो p कितना था, 216 था। p कितना है, 216 है। मैं लिख देता हूँ 84,216। ठीक है, 84 प्रोटॉन नंबर है और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ऐसे लिख रहा हूँ। अब इसमें से जब आपने अल्फा निकाला, तो जब आपको पता है कि अल्फा निकल जाता है, तो अल्फा के निकलने से इसमें से 4 माइनस होगा, इसमें से 2 माइनस होगा। तो 4 माइनस होने का मतलब जो Q आएगा उसमें 82 हो जाएगा प्रोटॉन नंबर, और ये हो जाएगा 212। क्लियर। सो अब आप ये उठाकर ये जो रखोगे, ये वैल्यू कहाँ रखोगे, 212, 212 ये रहा, और 82 ये रहा, 212 और 82। ठीक है, ये रहा 212 82। यहाँ पे क्रॉस बना दो भाई, क्रॉस बना दिया आपने। ठीक है, तो पहला तो अल्फा डिके हुआ, दूसरा डिके कौन सा हुआ ये पहचानो। पहला तो उसने बोल दिया अल्फा डिके। अब दूसरे में क्या हुआ कि 82 से एटॉमिक नंबर चला गया 83 पे, फर्दर आ गया ये 83, यानी बेसिकली प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। 82 से 83 जाने का मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, और इसका मतलब है एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में।
और जब भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, तो बैलेंस करने के लिए बीटा नेगेटिव निकलता है। तो इसका मतलब है कि बीटा नेगेटिव डिके है। आ रही बात समझ में? ये बीटा नेगेटिव डिके और उसके साथ आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, ये चीज है। तो ये दो बातें याद रखिएगा, एक तो ये बीटा नेगेटिव डिके क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये प्रोटॉन का +1 चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए बीटा का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल्स इमिटेड एज क्यू डिकेज टू फॉर्म आर। एक तो बीटा नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। आप सिंपल ये करके ये लगा दीजिए तो भी मार्क मिल जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? बीटा माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर अल्फा डिके, कह रहे हैं बिफोर अल्फा डिके पी इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बिफोर अल्फा डिके पी इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर डिके क्यू हैज अ वेलोसिटी ऑफ, क्यू की वेलोसिटी 1.35 है, एंगल 68 डिग्री है, ओरिजिनल पाथ पी है, डेल्फा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इतनी है और वो एंगल थीटा से जा रहा है, और ये यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू डिटरमाइन एंगल थीटा। वो कह रहे हैं एंगल थीटा पता करो। तो सबसे पहले तो भाई इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये करने से ये होगा, ये मेरा एक्सिस बन जाएगा, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, क्लियर, ये x पॉजिटिव, ठीक है, ये x नेगेटिव, एक्सिस के तौर पे चलो। अब मुझे थीटा निकालना है तो मैं बहुत आसान काम ये करूंगा कि मैं इनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो मैं वर्टिकल पे इक्वेशन बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल पे नहीं बनाऊंगा। ये टेक्निक भी बताई हुई है मैंने आपको। सो वर्टिकल पे इक्वेशन बनाते हैं। सो अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं, जो कि जाहिर है इधर नहीं बनना, हम दिखा देते हैं कि यहाँ बन रहा है लेकिन हम बनाते पीछे हैं। क्लियर है? सो मैं यहाँ बनाऊंगा इसके, ठीक है, और इसका कंपोनेंट भी कहाँ बनाऊंगा भाई? पीछे ही बनाऊंगा। वैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं लेकिन बनाना हमने पीछे ही है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो दोनों पे साइन लगेगा, जाहिर सी बात है। सो यहाँ तो बिफोर कोलिजन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम, ठीक है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या था? जाहिर है पी का मोमेंटम क्या था? पी को हम स्टेशनरी ही मानेंगे, लेकिन इसने बोला है कि मूविंग विद कांस्टेंट। अगर मान भी लो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल जा रही है डायरेक्शन है, तो हम तो वर्टिकल निकाल रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं। सो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन जो क्यू का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ सॉरी पी का जो मोमेंटम है, पी वाली जो बॉल का मोमेंटम है वो 0 है, और आफ्टर कोलिजन जो है वो जाहिर है क्या बनेगा? वो क्यू प्लस क्यू के साथ अल्फा है। सो आफ्टर कोलिजन क्यू का जो ये वाला कंपोनेंट है ना वो निकालना है वर्टिकल। सो ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन मास ऑफ क्यू, वेलोसिटी ऑफ क्यू और साइन ऑफ 68 डिग्री, ठीक है। और ये है चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा, प्लस, ठीक है। अल्फा का है मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा और साइन ऑफ थीटा। क्लियर? चलो अब इनको उधर ले चलते हैं, मतलब रीअरेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा मास ऑफ क्यू, वेलोसिटी ऑफ क्यू साइन 68 डिग्री इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा और साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो मास ऑफ क्यू, वेलोसिटी ऑफ क्यू साइन 68, ठीक है, होल डिवाइड कर दो, मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, और ये इनके नीचे रखो, ये रखो, यहाँ से ये क्लोज करो और यहाँ से ये साइन इनवर्स लिख दो और ये यहाँ पे थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो मास ऑफ क्यू, क्यू का मास कितना है? क्यू का मास कितना दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है। क्यू का मास है 212 और पी का मास है 216। पी का मास है, पी की जरूरत नहीं है, क्यू का मास है 212। सही है, तो क्यू का मास है 212, लेकिन किलो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट कैंसिल हो जाएगा, अभी देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ क्यू,
वेलोसिटी ऑफ क्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है वी क्यू, वेलोसिटी ऑफ अल्फा ये गिवन है आफ्टर कोलिजन 1.3 एक्सपोनेंट 5, सो ये है 1.3 एक्सपोनेंट 5, क्लियर। फिर आगे करेंगे साइन 68 डिग्री, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में आप ये पूरी वैल्यू लिख दें। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा कितना है 4 है, और 4 के आगे आप एटॉमिक मास यूनिट यू लिख देंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल क्योंकि वैसे ही कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा। 150 इंटू 10⁵ क्लियर है। ये आप करें, ये आप करें, और करने के बाद आगे आपने क्या लगाना है, आपने साइन इनवर्स लगाना है इसके साथ, तो वो भी मत भूलिएगा, लिखिए साइन इनवर्स। जी बताइए थीटा की क्या वैल्यू आ रही है। सर ये 25.20। 25.20 यानी 25 डिग्री टू सिग्निफिकेंट फिगर में, सो टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये वैल्यू आ रही है, क्लियर है। आ रही बात समझ में। काइनेटिक एनर्जी पता कर रहा है अल्फा की, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ इंटू मास, मास ऑफ अल्फा 4 एटॉमिक मास यूनिट है। अब यहाँ पे यू की वैल्यू रखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई वी, वी कितना है अल्फा का 150 एक्सपोनेंट 5, सो ये है 150 एक्सपोनेंट 5, क्लियर। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 27 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाई 150 इंटू 10⁵5, और यही नहीं इस पे लगेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास आएगी कितनी 7.4 इंटू 10⁻7.47 है बेसिकली, 7.47 इंटू 10⁻13 जूल्स, तो ये हो जाएगी 7.4 या 7.5 कर लें इसको, 7.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल, -13 जूल हो जाएगा, और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होगी, क्लियर है जी।